नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। कांग्रेस की दीदी, चमचों की दीदी, कुल मिलाकर के राहुल गांधी की दीदी, आप लोग जानते हैं चुनाव जीत गई हैं और लोकसभा पहुंच गई हैं। कल का दिन कुछ विशेष था। पहली बार चमचों की दीदी लोकसभा में बोल रही थीं। बोलने का विषय जो था वो संविधान पर बहस थी। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सदन में इस पर चर्चा चल रही है, इसके गौरवशाली इतिहास पर। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वीडियो मैं जब तक आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा तब तक हो सकता है मोदी जी बोल लिए हों, तो उसके बाद हम लोग मोदी जी के भाषण पर भी जरूर चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी ने जो कल बोला है सदन में, उसको अगर देखा जाए तो वह संविधान पर चर्चा कम, शायद माइक्रोस्कोप लगा करके उनके भाषण में ढूंढना पड़ेगा कि संविधान शब्द कहां आया है और संविधान पर उन्होंने क्या बोला है। संविधान पर आखिर बोलेंगी भी क्या? उनके खानदान ने नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, उसके बाद सोनिया गांधी सुपर पीएम जब रही, संविधान की धज्जियां सिर्फ उड़ाई गई। वो संविधान पर बोलेंगी क्या? उन लोगों के लिए तो यह बहुत भारी संकट का विषय आ गया था चर्चा के लिए सदन में। लेकिन भाई अब सार्वजनिक जीवन में है और विषय आ गया तो कुछ ना कुछ गोल गोल लड्डू कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। मोदी को गाली देना है, राष्ट्रवादियों को गाली देना है, हिंदुओं के लिए अगर कुछ हो रहा है तो उसको गलत बताना है, और साथ ही साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच इस विषय को लेकर कि मुस्लिमों का कौन ज्यादा हितैषी है, कौन ज्यादा मुसलमानों के तलवे चाट सकता है, कौन ज्यादा तेल मालिश कर सकता है मुसलमानों का, अखिलेश यादव और प्रियंका के भाषण में इसकी बहुतायता देखने को मिली। मतलब बहुत ही मात्रा में वो लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के तलवे चाट लें। अखिलेश यादव प्रियंका के बाद बोले तो प्रियंका से जो छूट गया या लगा कि प्रियंका ने इस लेवल तक तलवा चाट लिया है, तो अखिलेश ने उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के तलवे चाटे। प्रियंका गांधी के भाषण में मुख्य रूप से, पूरा भाषण जब उनका आप सुनेंगे लोकसभा में, वैसे तो पहला भाषण था, बहुत सारी गलतियां भी हुई। गलतियों पर हम थोड़ा बाद में आते हैं कि क्या क्या उन्होंने गलतियां की मुख्य रूप से। और जिसने भाषण लिखा है, चूंकि राहुल गांधी का भाषण जयराम रमेश वगैरह ये सब लिखते हैं, प्रियंका को भी लगता है कि जयराम रमेश ने ही भाषण पकड़ा दिया लिख करके, क्योंकि प्रियंका भी एक कागज का पुलिंदा उनके सामने था और देख देख के, जैसे आदमी कहानी पढ़ता है मनोहर पोथी, प्रियंका अपना उसको पढ़ते जा रही थी, बीच बीच में कुछ अपने मन से कुछ कटाक्ष कर दे रही थी, बाकी भाषण पूरा उन्होंने वही कागज पढ़ दिया जैसे मनोहर पोथी पढ़ते हैं। तो जयराम रमेश वगैरह ही इनके जो है यही लिखे होंगे, ये तो निश्चित है। मुख्य रूप से इन्होंने जब भाषण शुरू किया तो भाषण की शुरुआत में इन्होंने दो विषयों को बहुत ही विशेषता से उठाया, ज्यादा ताकत देकर के उठाया। आप थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला।
शुरुआत इन्होंने संविधान का नाम लेकर के किया, 75 साल हो गए हैं, आपने हमें बोलने का मौका दिया, लेकिन तुरंत ही प्रियंका गांधी ने अपना गियर चेंज कर दिया। और गियर चेंज करने के बाद ये सीधा पहुंच गई अपने वोट बैंक के तलवे चाटने। और सीधा कहां पहुंच गई? संभल, उन्नाव। अब संभल और उन्नाव में एक दर्जी की कहानी सुनाने लगी। एक दर्जी था, वो जा रहा था, दर्जी अपने बच्चों को छोड़ता था, उसको मार दिया गया, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, बच्चे उसके कह रहे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। इस संविधान ने ताकत दी है, सरकार दबा रही है लोगों को, मुसलमानों को, लोगों को कहने साफ साफ मुसलमानों को। इन्हें संभल उन्नाव का दर्जी दिख गया, लेकिन राजस्थान का कन्हैया लाल भी एक दर्जी था, प्रियंका खान। तुम प्रियंका गांधी वाड्रा लगा करके हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाओगी? और हिंदू यहाँ के महामूर्ख हैं जो तुम्हारे नाम के चक्कर में तुमसे बने हुए हैं। पूरा गांधी परिवार, पूरा नेहरू परिवार मुस्लिम है और तुम प्रियंका खान हो। तुम्हें संभल में मारे गए पत्थरबाजों के लिए दया आ रही है, लेकिन कन्हैया लाल के नाम पर तुम्हारे पूरे खानदान को सांप सूंघ गया था, वह भी एक दर्जी था। और मुसलमान क्यों न कहें तुम्हें, तुमने वायनाड से जीत हासिल किया तो वहां तुम्हारे जीत की खुशी में हमारी गौ माता को काटा गया कि प्रियंका गांधी यहां से जीत गई हैं, और प्रियंका जीत गई हैं तो इस खुशी में हम गौ माता की हत्या करके उनका बीफ बनाएंगे। कैसे तुम्हें मुसलमान ना कहा जाए? और तुम मुसलमान अगर हिंदू हो तो तुम इसका समर्थन कैसे कर सकती हो? कोई हिंदू क्या कर सकता है? संभल के मामले में प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया, उनके भाषण को सुन के ऐसा लगा जैसे 24 नवंबर को बिल्कुल सब कुछ सामान्य था संभल में। एकाएक यूपी पुलिस गई और मुसलमानों पर गोली चला दिया, मुसलमानों को मार दिया, और सारे मुसलमान वहां बैठ करके हाथ जोड़ के कह रहे थे और सबको फूल माला चढ़ा रहे थे, वो कुछ कर रहे, बहुत शांति प्रिय कौम जो था वो चुपचाप था, और पुलिस गई और उनको मार दिया। प्रियंका गांधी के कहने का तात्पर्य यही था। वो सारी पत्थरबाजी, आगजनी, उनको कहीं कुछ नहीं दिखा, बस ये दिखा कि 5 लोग मर गए, पुलिस ने मार दिया। उनको इससे मतलब नहीं है प्रियंका गांधी को कि पत्थरबाजी कोई करेगा, आगजनी करेगा तो उसके साथ कुछ होना चाहिए, अगर वह मुसलमान है तो उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी के भाषण का पूरा तात्पर्य यही रहा। यही नहीं, वो अपनी बातों को इस लहजे में कह रही थी जैसे उनके पास बहुत सारे कुछ सबूत हो कि पुलिस गई और मुसलमान कुछ नहीं कर रहे थे, पत्थरबाजी भी नहीं कर रहे थे, वो तो आगजनी भी नहीं किए हैं, वो तो एलियन आकर के मंगल ग्रह से आकर के आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे लोग, मेरे पास सबूत है। वो इस तरह से बात कर रही थी सदन में। अरे भाई, तुम्हारे पास सबूत है तो तुम दो कि वो सारे निर्दोष हैं, वो पत्थर नहीं मार रहे थे। प्रियंका गांधी अपने सियासी फायदे के लिए सच झूठ में फर्क करना गांधी परिवार ही भूल चुका है, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं भूल जाएंगी? प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में किसानों की बात की। यही बात करते करते वो अपनी ही सरकार, हिमाचल की सरकार को बुरा भला कहने लगी। वो भूल गई कि हिमाचल में उनकी ही सरकार है। फिर उनके भाषण में पक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने याद दिलाया कि अरे मैडम, हिमाचल में आपकी ही सरकार है, आप मोदी को क्या कोस रही हैं? अगर वहां के किसान परेशान हैं तो वहां आपकी सरकार है, उनके लिए आप कुछ करिए तो सही। लेकिन अब तो वो बोल चुकी थी तो अब तो बात वापिस आएगी नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति थी कि वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। 86,000 करोड़ का कर्ज हो गया है हिमाचल प्रदेश पर। यह कर्ज हुआ क्यों है? चुनाव जीतने के लिए जब आप घोषणाएं कर देंगे और उसका हिसाब और बजट नहीं रखेंगे और उसको पूरा करेंगे तो देश का खजाना, राज्य का खजाना खाली होगा, विकास के काम रुकेंगे। आप जब चुनाव जीतने के लिए वायदे करेंगे तो किसानों के हित के लिए कहां कुछ कर पाएंगे। यही हाल हिमाचल में हुआ है। चुनाव जीतने के लिए ये वादे कर दो, ये कर दो, ये देंगे, वो देंगे। भाई, सब कुछ फ्री में दोगे तो विकास काम कैसे होगा? और सब कुछ फ्री में देने का मतलब यह भी हुआ कि देश की जनता, राज्य की जनता को
हम ऐसी घोषणा करके, ऐसे वादे करके उनको निकम्मा बना रहे हैं? क्या सारे देश की जनता को बैठाकर अगर खिलाया जाए और उनको कोई काम करने न दिया जाए, उनको इतना पैसा दिया जाए घर बैठे कि तुम केवल खाओ और सो, तो देश का काम चल जाएगा या सारे काम ठप पड़ जाएंगे? सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए हमें जनता को सहयोग करना जरूरी है, कोई भी सरकार हो। इसके अलावा अगर उनको आप अनावश्यक वायदों के माध्यम से प्रलोभन दे करके कुछ दे रहे हैं तो उन्हें निकम्मा बना रहे हैं। यही हाल कांग्रेस सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लगातार कुछ सालों से कर रही है। प्रियंका गांधी के भाषण में बहुत सारी गलतियां भी रही। प्रियंका गांधी को 5-7 शब्द ऐसे हुए जो बोलने में उनको दिक्कत हुई, यानी हकलाई, यानी भटकना जिसे कहते हैं। जैसे प्रतीक्षा, सुरक्षा, परंपरा। अब जैसे मान लीजिए प्रतीक्षा बोल, प्रतीक्षा ऐसे मतलब करके भटक भटक के, यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में आ की मात्रा आ रही थी, प्रियंका गांधी उसे बोलने में भटक रही थी। उसके बाद प्रियंका गांधी ने देश में जो है कि हिंदू मुस्लिम का आरोप लगा दिया कि सत्ता पक्ष कर रहा है, जबकि उनके पीछे, ठीक पीछे जहर फैलाने वाला इमरान मसूद बैठा हुआ था, उसको उन्होंने एक बार नहीं कहा। प्रियंका गांधी ने एक और गलती की, उन्होंने शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश पर हमला किया और योगी पर हमला किया। उन्हें पता है कि योगी सनातन के हिंदुत्व के आइकॉन हैं और देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है। आप बुलडोजर एक्शन या जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर आप सवाल उठा सकती हैं। अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है, किसी कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और जहां अराजकता कोई फैलाएगा, पत्थर मारेगा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह सही भी है। और लेकिन उसको भी इन्होंने गलत बताने का प्रयास किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। सबसे दिलचस्प यह रहा कि प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान अधिकतर समय लोकसभा टीवी का कैमरा बार बार राहुल गांधी पर जा रहा था। मैं अब अगर यह कहूं कि लोकसभा टीवी का कैमरा राहुल गांधी पर बार बार किया जा रहा तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रियंका गांधी पर रहे या राहुल गांधी पर रहे ये तो ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान राहुल गांधी का जो भाव था, जो चेहरे पर जो उनके भाव उभर रहे थे, आप जब उसको गौर से देखेंगे तो एक तरह से राहुल गांधी असहज नजर आ रहे थे। प्रियंका गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उस समय भी राहुल गांधी बहुत असहज थे और पूरे भाषण के दौरान वो असहज रहे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह लगा या लग रहा है कि मेरे लिए गांधी परिवार से ही एक चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि बाहर का तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। राहुल गांधी परिवार का अगर गधा भी होगा, राहुल गांधी जैसा अगर कोई गधा भी होगा, तो उसको बाहर का कोई कांग्रेसी तो कहेगा नहीं कि नहीं, हम, तुम गधे हो, तुम खराब हो, तुम प्रधानमंत्री एमपी बनने लायक नहीं हो। अगर वो महामूर्ख होगा तभी गांधी परिवार का पीएम बनेगा। लेकिन प्रियंका गांधी एक चुनौती हो सकती है क्योंकि वो गांधी परिवार से है, नेहरू परिवार से है। तो राहुल गांधी को यह लगा कि अगर यह कहीं मुझसे अच्छा भाषण देने लगी, मुझसे अच्छा बोली, तो मेरे लिए चुनौती हो जाएगी, और यह हुआ भी। प्रियंका गांधी की आवाज जो है वो मीठी है, मृदुभाषी है, मीठा बोलती हैं, और कुल मिलाकर के राहुल गांधी से वो अच्छा बोलती हैं, ये इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी की आवाज कर्कश है, प्रियंका गांधी की आवाज मीठी है। लेकिन इस मीठी आवाज से खतरा भी है बहुत बड़ा। अपनी मीठी आवाज से सेकुलरिज्म का घूंटी पिला करके हिंदुओं को फिर से न बरगला लें, जैसा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस सेकुलरिज्म की घूंटी पिला पिला करके और हिंदुओं का वोट लेकर के हिंदुओं का गर्दन कटवाती रही, हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कराती रही, हिंदुओं का पलायन कराती रही और सेकुलरिज्म का घूंटी पिलाती रही। हिंदुओं को इस पर सावधान रहना होगा कि प्रियंका गांधी की आवाज मीठी है, उनकी करनी वही है, वही होगी, वही करेंगी जो उनका खानदान करते आ रहा है, जो मुसलमान चाहेंगे, जो कहेंगे करवाएंगे।
मन में कहीं से भी सनातन और हिंदुत्व के प्रति प्रेम होता तो वायनाड में उनकी जीत पर हमारी गौ माता को क्यों काटा जाता। और प्रियंका गांधी वहीं से चुनाव लड़ी जहां से कि मुसलमानों की आबादी 90% हो, वायनाड। वो कहीं और क्यों नहीं लड़ी? हो सकता है खतरा रहा हो कि और कहीं हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे। खैर ये उनका राजनीतिक मामला है, वो लड़े, लड़ने का अधिकार है, लेकिन मीठी बात से सावधान रहना होगा हिंदुओं को, इसे विशेष तौर से ध्यान देना है। प्रियंका गांधी मीठा बोलती हैं, इसका मतलब मीठा आपके लिए करेंगे ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी ने पूरे भाषण में, संविधान तो माइक्रोस्कोप लेके खोजना पड़ेगा कि संविधान पर उन्होंने क्या बोला, लेकिन पूरे भाषण में नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव, सोनिया अपने खानदान का वंदना करती नजर आई। नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, राजीव ने ये किया, ये सारा पूरा भाषण प्रियंका गांधी का यही रहा। कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का जो भाषण रहा वह अपने खानदान, अपने परिवार की वंदना और मुसलमानों की तेल मालिश के इर्द गिर्द घूमता रहा। यानी कि संविधान पर चर्चा को प्रियंका गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, मोदी को कोसने, मुसलमानों की चरण वंदना करने, तेल मालिश करने और अपने परिवार की वंदना करने के लिए खूब प्रयोग किया प्रियंका गांधी ने। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, सभी पूरी चर्चा का जवाब देंगे, उसको हम लोग सुनेंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण भी करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।